और आयशा जो उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, वो फिर भी ये चाहती थी कि किसी तरह वो आरिफ के पास पहुंच जाए, या तो आरिफ के पास पहुंच जाए या खुदा के पास पहुंच जाए। गिरफ्तार करा, बहुत सही करा, उस पे फांसी होनी चाहिए क्योंकि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल करा। ये सारा का सारा जो रायता फैलाती है, इनकी घर में माँ और बहनें फैलाती हैं, ये सारा चंडी नाच नचाती हैं, सारा तांडव करती हैं, ये जिंदगी हराम करती हैं उस लड़की की, दुल्हन के रूप में, सास के रूप में, बहुओं के रूप। और आप यकीन करो, इस वक्त मेरे फेसबुक पेज पर 500 से ज़्यादा SMS आ चुके हैं, जिसमें सारी की सारी दुखियाली लड़की हैं और ये कह रही हैं कि हम फ्यूचर की आयशा हैं, हम भी किसी वक्त आयशा बन सकते हैं। सारे के सारे लगे पड़े हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में आ चुके कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, वो लड़के वालों से पैसे ले लेती है, हमने केस कर रखा है, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी ससुराल वाले हमें उसी तरह परेशान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। इस वक्त एक खबर काफ़ी ज़ोरों पर है। आयशा नाम की एक लड़की जिन्होंने खुदकुशी कर ली है और एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ है और जिस पर अब जो है काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं, काफ़ी लोग उसको लेकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं। हमारे साथ ऐमन रिजवी जी हैं, इन्होंने भी उस पर बहुत अच्छी बातें कही हैं एक वीडियो में और इनका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो आज इनसे ही उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लड़की ने जो आत्महत्या की है उसका जो मेन कारण है वो है दहेज, जो कि इस वक्त सोसाइटी में हमारे बहुत ज़्यादा आई है। तो क्या कहेंगे उस पर? हाँ, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मुझे ढूंढती हुई आई और मुझे ढूंढ के आपने इंटरव्यू लिया, मुझे इस काबिल समझा। बस बात यही है कि वो एक ख़ुदकुशी जो थी वो एक मैसेज था। मतलब देखो, लोग ज़्यादातर ख़ुदकुशी रोते हुए करते हैं, अपने इमोशन छोड़कर जाते हैं, अपनी ऐसी बातें करते हैं, समाज को एलिगेट करते हैं, लेकिन आयशा आरिफ ने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने बिल्कुल एक नया हमें एक लेसन दिया, एक हमें सीख दी कि उसको मरना था। मरना इसीलिए था कि वो समाज से इतना आजिज़ आ चुकी थी। उसका एक डायलॉग अगर आपने सुना हो कि वो लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहती, उसने यही कहा कि वो लोगों को देखना ही नहीं चाहती। मतलब उसने पूरा का पूरा अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया था कि उसको बचना ही नहीं है। और जब इंसान मरने के इरादे से जाता है तो फिर नहीं बचता। वो तो पानी में कूद गई, हालांकि अगर चाहते तो शायद फैमिली वाले थोड़ा सा एफर्ट मारते तो शायद बचा लेते, शायद ही मेरा अपना मानना है। लेकिन हो सकता है जब मौत ही थी तो नहीं बचती। लेकिन वो समाज को एक मैसेज ये देकर गई कि देखो मुल्क के नौजवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं जो मर रही हूँ तुम्हारी वजह से मर रही हूँ। कि ये जो जहेज की प्रथा आ गई, लोगों ने जो ये एक तांडव मचाना शुरू कर दिया, ये जो यंगस्टर हैं या इनकी फैमिली है, जहेज में जो मेन अगर आप माना जाए मुजरिम जो माना जाए, वो लड़के से ज़्यादा लड़के की फैमिली मानी जाती है, सासे नंदे ये। और आप यकीन करो, इस वक्त मेरे फेसबुक पेज पर 500 से ज़्यादा SMS आ चुके हैं, जिसमें सारी की सारी दुखियाली लड़की हैं और ये कह रही हैं कि हम फ्यूचर की आयशा हैं, हम भी किसी वक्त आयशा बन सकते हैं, आप हमारे लिए क्या करोगी? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी? जाहिर सी बात है, उनकी ससुरालों को जाके तो समझा नहीं सकती। मैं उनको मैंने हर एक को मोस्टली रिप्लाई दिया और मैंने ये कहा, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो उस लड़के के लिए आप अपनी ज़िंदगी क्यों कुर्बान कर रही है, जो आपको ठुकरा चुका, जो आपकी वैल्यू जहेज के अंदर आंकता है। तो मैं तो आपके चैनल से भी उन नौजवानों को, उन मिल्लत के नौजवानों को और तमाम कम्युनिटी के नौजवानों से ये कहना चाहूँगी कि इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना सीखिए। क्या इज़्ज़त रह जाती है कि आप लड़की वालों के सूट बूट में आते हैं, लड़की को ब्याह कर लेकर जाते हैं, फिर आप लड़की के ही डबल बेड पर बैठ के कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी तुझसे मोहब्बत करेंगे, तुझे सिक्योरिटी देंगे। तो एक भी चीज़ तो आपकी अपनी नहीं होती। अगर आप गैरत से काम लें, अगर आप सादगी से काम लें, बेशक पैसा खर्च करिए, बहुत करिए, लेकिन वलीमे में खर्च करिए। आप निकाह को आसान करिए, आप शादियों को आसान करिए। 4-5 लोग, 20-22 लोग ले जाइए और लड़की को रुखसत करा कर लेकर आइए, वलीमा धूमधाम से कीजिए, करोड़ों लुटाइए, फिर लड़की पर करोड़ों लुटाइए आप उन पे वलीमा खाने वालों पर। लेकिन तमाम का तमाम पैसा जो आप लड़की वालों से लेते हैं, हमारे भारत की तो ये विडंबना रही है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो भी मैके वालों की तरफ उम्मीद से देखा जाता है कि छुचक आएगा, त्योहारी आएगी, बच्चे के पैसे आएंगे, उसका फंक्शन होगा अकीका, उसमें भी सारा का सारा पैसा आएगा, फिर सोने की चीज़ें भी आएंगी। तो ये जो एक लूट मार का सिलसिला ये बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बात देखिए आप, कोई बंदा अपना लखते जिगर नूरे नज़र एक बेटी को पढ़ा कर देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, पोसता है, अच्छी तरबियत सिखाता है, फिर जब वो शादी करता है तो
पूरा का पूरा सेटअप वो तैयार करके देता है, यानी आपको फुल टाइम गुलाम दी जाती है। एक औरत जो होती है, अगर सही मायने में वो औरत है, वाकई घर लेकर चल रही है, तो हमारी बदनसीबी है, समाज की बदनसीबी है कि ना तो उसकी लाइफ में कोई संडे होता है, ना कोई गजेटेड छुट्टी होता है, ना कोई तीज त्यौहार होता है। वो ईद में भी आपको किचन में पाई जाएगी, वो संडे में भी किचन में पाई जाएगी। तो ये जो मिथ है ये तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए तमाम नौजवानों को, हर कम्युनिटी के नौजवानों को आगे आना होगा, उनको कहना होगा कि नहीं बहुत हुआ, अब हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हम सादगी से निकाह करेंगे। तो निकाह को आम करना चाहिए, शादियों को बहुत सिंपल वे में लेके जाना चाहिए, तो आयशा आरिफ दोबारा नहीं बनेंगी फिर। लेकिन कई चीज़ों पे कानून बने हैं, इस पे दहेज पे भी बना है, जेल होती है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग। नहीं, कानून सिर्फ बनाकर रखने के लिए होते हैं। अगर आप भारत का कानून देखें तो आप यकीन करिए कि दुनिया का सबसे लेंथी, सबसे मजबूत, सबसे ज़बरदस्त जो कानून है वो भारत का है, लेकिन लागू नहीं होता। यहाँ की जो पुलिस है वो पैसे की साठगांठ से बिक जाती है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत सी लड़कियाँ ये कह रही हैं मेरे फेसबुक पेज में, मेरे फेसबुक पे सारे के सारे लगे पड़े हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में आ चुके कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, वो लड़के वालों से पैसे ले लेती है, हमने केस कर रखा है, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी ससुराल वाले हमें उसी तरह परेशान कर रहे हैं। बहुत सी जगह तो ऐसा हुआ कि अगर बेटी पैदा हो गई तो शौहर ने तलाक दे दी। और ये मैं दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर बेटियों को रहमत माना जाता है। हमारा खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो उनके नसीब से रिस्क आ जाता है, लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, जाओ हमने तुम्हें कुव्वत बाजू दे दिया, यानी बाप को हमने एक ऐसा हाथ दे दिया जो उनको कमा कर देगा। लेकिन जब बेटियां पैदा होती हैं तो खुद मेरा खुदा कहता है कि हमने तुम्हें इसके नसीब से रिस्क दे दिया, तुम्हें मालो दौलत दे दी, इज्जत दे दी। तो लड़कियों की इज्जत करना जो है, इस वाली बात को बहुत तेज़ी से हमें आगे फैलाना होगा। और इस काम के लिए हमारे तमाम उलमाए दीन, जितनी हमारी शरई अदालत चल रही हैं, इन सबको आना होगा और उनको कहना होगा कि हम निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे अगर हमें मैरिज हॉल बुलाओगे या हमें फार्म हाउस में बुलाओगे। हम सिंपली जहाँ पे निकाह होगा वहाँ आएंगे, अदरवाइज़ हम निकाह करेंगे ही नहीं। देखिए 2 मिनट में सारी की सारी खुराफात बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी आपने कहा यही कि इज़्ज़त लोगों की, लड़कियों की काफ़ी होनी चाहिए। हमारे भारत में तो वैसे भी वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उनको लक्ष्मी माना जा रहा है या रहमत माना जा रहा है, सब है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे हमने इतना देखा है कि लड़कियों को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, फिर घरों में ऐसा क्या है जो नहीं मिल पाती? भाई रिटर्न में मिलती है, मतलब थोड़ी देर के लिए आप एक फ्लायर लगा देते हैं कि भारत माता की जय, माता यानी औरत लक्ष्मी होती है। तो ये फ्यू मोमेंट्स होते हैं, कुछ लम्हे के लिए आप इज्जत देते हैं, लेकिन जहाँ बात 24 घंटे की आती है, जहाँ औरत घर में पाई जाती है, तो वहाँ उसको वो इज्जत नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग दुल्हनों को इज्जत नहीं देते, बहुत देते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो लड़की को सिर्फ ऐसा समझते हैं कि हमने गुलाम ले लिया, हमने ऐसा ले लिया। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी देखा गया क्या कि ऐसा होता है कि जब लड़की जॉब करती है, दुल्हन जॉब करती है, तो शौहर ये कहते हैं जा हमने तेरे पे एहसान करा, हम ब्रॉड माइंडेड हो गए, हमने तुझे जॉब की आज़ादी दी। तो आपने वो आज़ादी कहाँ दी? वो उसका हक था, वो जॉब कर रही है, और जॉब करने के बाद जो पैसा आता है कौन सी लड़की अपने मैके वालों को देती है? वो भी अपनी फैमिली पे ही लगाती है, शौहर पे लगाती है, ससुराल वालों पर लगाती है, अपने बच्चों पर लगाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, दिमाग को एक मैसेज देना पड़ेगा उन यंग लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए। उनको बताना होगा कि तुम चाहो तो इतिहास बदल सकते हो। मेरे भारत के नौजवानों, चाहे वो मेरे सिख नौजवान हो, चाहे वो मेरे हिंदू नौजवान हो, चाहे वो मेरे दलित नौजवान हो, चाहे मेरे मुसलमान नौजवान हो, सिर्फ वो दिल से तहिया कर लें कि हम नहीं करेंगे जहाँ से जहेज़ मिलेगा, हम वहाँ शादी करेंगे ही नहीं, हम सादगी से शादी करेंगे। तो आप यकीन करिए जहेज़ की प्रथा बहुत तेज़ी से ख़त्म होगी। लेकिन जहेज़ की प्रथा इतने सालों में पहले तो काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब तो फिर भी कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में है। और मुस्लिम में तो आपको पता ही होगा कि जहेज़ से ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जिसे हम महर कहते हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि ख़त्म हो गई है, अब कम हो गई, नहीं कम नहीं हुई। अब आप देखिए, जब लड़के वाले जो हैं जब अपने बेटे की शादी करने जाते हैं तो वो इतनी लंबी फहरिस्त लेकर जाते हैं कि लड़की निहायत खूबसूरत हो, लड़की बहुत अमीर हो, लड़की का ख़ानदान बहुत बुलंद हो, लड़की वर्किंग भी हो, हायर एजुकेटेड भी हो। तो जहेज़ का मिथ ख़त्म नहीं हुआ, लोगों ने खुद देख लिया कि उन्हें जहेज़ कहाँ से, उनको उगाई कहाँ से मिल सकती है। आप देखिए 10-10, 15-15 करोड़ की शादियाँ मेरे मुसलमान भाइयों में होती हैं,
खुद ओखला में भी होती है, बहुत पैसा है। तो मैं ये नहीं कह रही मत करिए, अरे शादी करिए, लेकिन कम से कम आप ऐसा तो करिए कि निकाह को सादगी से कर दिया, आप शो ऑफ मत करिए। वो पैसा आप उस लड़की के नाम कर दीजिए ताकि वो लड़की के नाम सिक्योर रहे, और लड़की अगर ऐसी मूवमेंट आता है कि शौहर या ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं तो उसके पास एक खुली अपॉर्चुनिटी हो कि जब वो उसको छोड़े तो उसका जो रास्ता है वो कब्रिस्तान से ना जाए, वो रास्ता ज़िंदगी की तरफ जाए। वो आयशा आरिफ ना बने। आयशा आरिफ कौन थी? बहुत गरीब लड़की थी, उसके फादर टेलर थे, तो इतनी परेशान थी वो ज़िंदगी से। राजस्थान का वो लड़का था आरिफ, उसको इतनी आदत हो गई थी आयशा के पैसे पे पलने की कि वो बार बार उसको हरेस करता था, मारता था, पीटता था। और आयशा जो उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, वो फिर भी ये चाहती थी कि किसी तरह वो आरिफ के पास पहुंच जाए, या तो आरिफ के पास पहुंच जाए या खुदा के पास पहुंच जाए। आरिफ ने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो वो खुदा के पास पहुंच गई। अच्छा, तो जो आरिफ हैं, मुजरिम हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, गिरफ्तार होना चाहिए और उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जिसको आरिफ बचा सकता था, वो अनमोल हीरा थी। खुदकुशी बेशक हराम है, लेकिन आयशा ने पूरे दुनिया को झंझोड़ दिया। उसने दिखाया कि देखो कि वो क्यों जा रही है। वो हंस रही थी, वो अपने पे नहीं हंस रही थी, वो समाज पर हंस रही थी, वो लोगों पर हंस रही थी, वो नौजवानों पे हंस रही थी। वो कह रही थी देखो मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, कि अगर आज तुम सही होते, तुम्हारे अंदर लालच ना होता, तुम्हारी माएँ बहनें सही होती, तो आज मैं खुशी खुशी इस साबरमती में ना समा रही होती। तो आरिफ को गिरफ्तार करा, बहुत सही करा, उस पर फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल करा। उसने उस लड़की का कत्ल करा जो उससे शदीद मोहब्बत करती थी और वो जीना चाहती थी, वो उड़ना चाहती थी, लेकिन वो मर गई एक आरिफ की वजह से। लेकिन वो मौत के अलावा और भी तो कई रास्ते हैं, कानून है, वो भी तो अपना सकती थी। नहीं, एक होता है कहकशा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो पुलिस है ये हमारा सपोर्ट नहीं करती। मैं तो ऐमन रिजवी, अगर मैं भी जाऊँ तो पुलिस मुझे भी सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं करती पुलिस। सिर्फ ये उनकी चाटुकारिता करती है जो करंट में गवर्नमेंट होती है। और आप देखिए कि सन 2014 के बाद जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, आप देखिए कि यहाँ पर औरतों की स्थिति क्या हो गई है, लड़कियों की स्थिति क्या हो गई है, दुल्हनों की स्थिति क्या हो गई है, रेप का रेशियो कहाँ जा रहा है। तो कौन सी अदालत में जाती, वो जिस अदालत में जाती वो चली गई, उसको ऊपर की अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी, वो चली गई ऊपर, उसको दुनियावी अदालत पे थी ही नहीं यकीन। और अगर होता तो केस चल रहे थे, अगर उसको इंसाफ मिलना होता अदालत से कब का मिल गया होता। वो हर तरफ से मायूस थी, वो देख रही थी कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है वहाँ से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके घर वाले आजिज़ आ चुके थे, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। तो इसलिए उसने वो रास्ता अपनाकर एक हमें सीख देकर गई है कि देखो जहेज की लानत क्या होती है, कि देखो कितनी मासूम लड़कियां जो है इस भट्टी में सुलग रही हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहती हैं सरकार को या लोगों को कि कैसा कानून इस पे बनाया जाए जो इतनी मौतें होती हैं लड़कियों की प्रताड़ना? ऐसा ही बनना चाहिए कि एक क्राइटेरिया तय कर देना चाहिए कि शादी का जो एक क्राइटेरिया वो तय हो जाए कि इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, जहेज दिया नहीं जाएगा। जैसे छापेमारी, हेलमेट पे छापेमारी होती है, अगर आपने सीट बेल्ट ना लगा रखी हो कार में उस पर छापेमारी होती है, इवन के मास्क नहीं लगा रखा उस पर छापेमारी होती है। तो क्यों नहीं फिर जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ छापेमारी होती हो ना। तो ये सारा का सारा जो ट्रेंड है ये सेलिब्रिटी ने चलाया, ये सारा ट्रेंड जो है बीजेपी के नेताओं ने चलाया, कांग्रेस के नेताओं ने चलाया, जहाँ 1,000 करोड़ की शादियां होती हैं, फिर वो शादियां सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं, फेसबुक पर डाली जाती हैं, यूट्यूब पर डाली जाती हैं, जहाँ से जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है इनकी हसरतें बढ़ती हैं। और फिर ये एक औरत को, जो आने वाली औरत होती है, वही सोचते हैं कि स्विट्जरलैंड का अकाउंट है। अब तो आलम ये हो गया कि कोई रक्षा वाला भी है, वो भी मलका आलिया का ख्वाब देखता है कि घर में जो भी सामान है उसकी बीवी ले आएगी, फ्रिज है, टीवी है, कार है, कारपेट है, बहनों का जहेज है, सारा का सारा जो लेकर आएगा वो स्विट्जरलैंड का अकाउंट जो उसकी बीवी बनकर आएगी वो लेकर आएगी। अगर सरकार सचमुच में कोई कानून बनाती तो ये ना हो। और अभी भी वक्त है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसी नकेल डालनी चाहिए समाज के अंदर। मैं नौजवानों को अब भी गलत नहीं कह रही, नौजवान मेरे भारत का अब भी इतना गलत नहीं, बहुत समझदार है। ये सारा का सारा जो रायता फैलाती हैं, इनकी घर में माँ और बहनें फैलाती हैं, ये सारा चंडी नाच नचाती हैं, सारा तांडव करती हैं, ये ज़िंदगी हराम करती हैं उस लड़की की दुल्हन के रूप में, सास के रूप में, बहुओं के रूप में। तो यहाँ पर सुधार होने की ज़रूरत है, तो घरानों को सुधार करने की ज़रूरत है। सारा का सारा एक ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि जो ये सारी शादियां हैं इन पे इस तरह का बैन कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा नहीं खर्च होगा। और नौजवानों से कहा जाए कि आप निकाह को आम करें, आप कोर्ट मैरिज को आम करें, आप सादगी से शादी करें, 10-20 अपने दोस्त जमा करें, कोर्ट मैरिज कर लीजिए, मस्जिद में जाइए निकाह कर लीजिए, फिर देखिए समाज कितनी जल्दी डेवलप होता है। लेकिन आपने नौजवानों की बात की, तो लेकिन नौजवान भी तो आवाज़ उठा सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ अगर उसके माँ या बहन कुछ कर रही है। नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उनको ताना क्या मिलता
कहता है तू हमारा बेटा नहीं है, हमने तुझे नहीं पाला, तेरे पे इतना पैसा खर्च नहीं करा, तू बीवी के लिए बोल रहा है, तूने माँ को भुला दिया। तो ये जो मिथ है ना, एक ब्लैकमेलिंग का जो एक इशू आ जाता है, जो माएँ अपने बेटों को करती हैं, वहाँ से सारा खेल ख़राब हो जाता है। नहीं तो अभी भी आप देखिए यंगस्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लव मैरिज का चलन बढ़ रहा है, जिससे साथ पढ़ते हैं उसे शादियाँ करते हैं, लेकिन बहुत सारी शादियों को आज भी वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। माँ कहती है तूने हमारे मर्जी से करी, तूने जहेज़ वाली करी, हमने तो फलानी देख रखी थी जो गाड़ी लेकर आती, हमें बाइक देती, ये करती वो करती। तो नौजवान कहीं ना कहीं इस वक्त ब्लैकमेल हो रहा है अपने घर वालों के हाथों, खासकर अपनी माँ और बहनों के हाथों। तो ये वाली जंजीरें, जो गुलामी की जंजीरें नौजवानों को तोड़नी पड़ेंगी, उनको आगे आना होगा कि नहीं हम शादी करेंगे वो भी बिना जहेज़ के। बहुत शुक्रिया मैडम।